नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे अगस्त 2024 का प्रतियोगिता दर्पण, जिसमें बीपीएससी और यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है एवं सार संग्रह को भी हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे उद्योग एवं व्यापार, बैंकिंग, सचेतता से संबंधित जो भी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके बीपीएससी के एग्जाम में, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनंतिम आकलन में 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि का अनुमान है 23-24 में एनएसओ का आंकड़ा वो है 8.2%। एनएसओ के कार्यालय के अनंतिम आकलन के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 23-24 में किस तिमाही में सर्वोच्च वृद्धि प्राप्त हुई। किस तिमाही में सर्वोच्च वृद्धि प्राप्त हुई, ये हुआ तीसरा तिमाही में सर्वोच्च वृद्धि प्राप्त हुआ था 23-24 के आंकड़ों में। प्रचलित मूल्यों पर 23-24 में भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी अनुमानित है। प्रचलित मूल्य पर भारत में प्रति व्यक्ति आय जो अनुमानित है वो है 1.84 लाख रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 24-25 में देश में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान जून 2024 में व्यक्त किया है। फिर से पढ़ते हैं। आरबीआई ने चालू वित्तीय वर्ष 24-25 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान जून 24 में व्यक्त किया है। इसका हो जाएगा 7.2%। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा अपने स्वर्ण भंडारों में से कितना स्वर्ण मई 2024 में स्वदेश वापस मंगा लिया है। इसका आंसर हो जाएगा 100 टन सोना वापस मंगाया है बैंक ऑफ इंग्लैंड से। ठीक है। विपणन वर्ष 24-25 में धान की सामान्य किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ये हो जाएगा 2300 रुपये प्रति क्विंटल। यहाँ पर धान का मूल्य निर्धारित किया गया है 24-25 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2300 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खरीफ उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि सरकार ने 24-25 में की है। तो किस खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है सरकार ने 24-25 में की है, ये हो जाएगा नाइजर सीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइजर सीड। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। सरकार की मौजूदा नीति के तहत कृषिगत उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की अखिल भारतीय औसत लागत से कम कितने प्रतिशत अधिक रखा जाता है। फिर से पढ़ते हैं। सरकार की मौजूदा नीति के तहत कृषिगत उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज की अखिल भारतीय औसत लागत से कम कितना प्रतिशत अधिक रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 50% अधिक रखा जाता है। ठीक है। देश में बधावन में एक विशाल बंदरगाह के निर्माण के लिए मंजूरी सरकार ने जून 2024 में प्रदान की है। यह बंदरगाह कहाँ है, यह महाराष्ट्र में है। ईरान ने अपने चबहार बंदरगाह के एक टर्मिनल का संचालन कितने वर्ष के लिए भारत को सौंपा है। ये हो जाएगा 10 वर्ष के लिए भारत को सौंपा है चबहार बंदरगाह का जो संचालन है। इस बात पर चबहार बंदरगाह के एक टर्मिनल का संचालन भारत 10 वर्ष के लिए करेगा। ठीक है। इस बात पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रांची में इस बात पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया मई 2024 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल कितनी किस्तों का हस्तांतरण जून 2024 के अंत तक किसानों को किया जा चुका है। कुल कितना किस्त जा चुका है, 17 किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रत्येक किस्त के तहत कितनी राशि हस्तांतरित की जाती है। इसमें कितनी राशि हस्तांतरित की जाती है, 2000 रुपया 3 बार, इस तरह से 6000 रुपया जाता है। देश में चने के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। चने के उत्पादन में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। देश में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा, मक्का कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। इस मामले में दूसरा स्थान किसका है, पंजाब नेशनल बैंक का है। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1 जुलाई को मनाया गया। 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस होता है। अगला देखते हैं, कृषि मंत्रालय द्वारा जून 2024 में जारी किए गए दूसरी अग्रिम अनुमानों में 23-24 में देश में कुल बागवानी उत्पादन लगभग कितना मिलियन टन अनुमानित है। बागवानी उत्पादन
352 मिलियन टन अनुमानित है। 23-24 में देश में कुल बागवानी उत्पादन लगभग कितना मिलियन टन अनुमानित है? 352 मिलियन टन। कृषि मंत्रालय द्वारा जून 2024 में जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों में 23-24 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है? कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो 328 मिलियन टन अनुमानित है। 23-24 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? 328 मिलियन टन। भारतीय रेलवे ने विश्व के सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज पर रेल परिचालन का परीक्षण किया है। यह किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा, किस नदी पर स्थित है? यह है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर आज विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का परिचालन शुरू किया गया है जून 2024 में चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी काउंसिल की जून 2024 में संपन्न 53वीं बैठक में कुछ उपभोक्ता उत्पादों पर जीएसटी घटाया गया है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। कहा गया कि जीएसटी काउंसिल के जून 2024 की 53वीं बैठक में कुछ उपभोक्ता उत्पादों पर जीएसटी घटाया गया है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल के केंद्रीय वित्त मंत्री। जून 2024 में गठित नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार किसको मिला है? पीयूष गोयल को मिला है। भारत के किस शहर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिला है? तो शिल्प नगरी का दर्जा मिला है श्रीनगर को। भारत में नया डाकघर अधिनियम 2023 जून 2024 में लागू किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष के डाकघर अधिनियम को इसने निरस्त किया है? तो ये 1898 के डाकघर अधिनियम को निरस्त किया है। कौन? डाकघर अधिनियम जो 2023 है, ये डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त किया है। भारतीय मूल के अजय बंगा निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के प्रमुख है? तो अजय बंगा जो है विश्व बैंक के प्रमुख हैं। विश्व बैंक के प्रमुख है अजय बंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब हम इसमें अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो हम देखते हैं। इसमें समसामयिकी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, मेघालय सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में लागू किया जा रहा है एबीसी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय सरकार जो है शिक्षा क्षेत्र में एबीसी लागू कर रही है, तो एबीसी क्या है? एबीसी जो है ये एक ऐसा डिजिटल भंडार जिसमें किसी विद्यार्थी द्वारा अपने विद्यार्थी जीवन में अर्जित क्रेडिट जमा होगा। तो विद्यार्थी का जो भी अपने जीवन में क्रेडिट होगा वो जमा होगा एबीसी में, और एकेडमिक क्रेडिट बैंक की तरह ये होगा। तो इस तरह से आंसर हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो मेघालय सरकार शिक्षा क्षेत्र में एबीसी को लागू कर रही है। यह एक तरह का क्रेडिट होगा, डिजिटल भंडार होगा, इसमें सारे क्रेडिट जमा होंगे। निम्नलिखित में से किसने जेल में निरुद्ध रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024 जीता? तो 2024 जीता ये दोनों ही, अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल रशीद। ठीक है, अगला देखते हैं। ये अमृतपाल सिंह आप जानते होंगे काफ़ी चर्चा में रहा था एक समय। ये वारिस द पंजाब का मुखिया मानता है अपने आप को, और यह भी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। ये शेख अब्दुल रशीद आतंकी फंडिंग में ये जेल में रहे हैं, और मानना पड़ेगा कि बारामूला क्षेत्र में इसने उमर अब्दुल्ला को हराया। अगला देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 2 प्रत्याशियों ने जेल में रहते हुए विजय हासिल की। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखते हैं क्या सत्य है। जेल में बंद किसी व्यक्ति के लोकसभा सदस्य चुने जाने पर लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने का संवैधानिक अधिकार है, ये सही है। जेल में बंद लोकसभा सदस्य लोकसभा में उपस्थित होकर उसकी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, ये भी सही है। कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता जेल में बंद लोकसभा का सदस्य। जेल में बंद किसी लोकसभा सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने की शक्ति लोकसभा के स्पीकर के पास है, तो ये भी सही नहीं है। लोकसभा का स्पीकर इस तरह की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि उस पर कार्यवाही चल रही होती है और वो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 1 और 2। समाचारों की सुर्खियों में रही क्लैंडिया सिनबाम, तो ये हमने पहले भी चर्चा किया है इसके पहले वाले में। तो क्लैंडिया सिनबाम जो है ये मेक्सिको की राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा की पहली महिला शासनाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको तथा कनाडा की पहली महिला शासनाध्यक्ष निर्वाचित है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सही है। वर्ष 2007 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट तैयार करने में उनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण थी, तो ये भी सही है। तो 2007 में आईपीसीसी पैनल का जो अंतर सरकारी पैनल का रिपोर्ट जो तैयार हुआ था इसमें इनकी भूमिका थी, तो इस तरह से आंसर सही होगा।
सर्वाधिक मतों से लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाले संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा रकीबुल हुसैन। रकीबुल हुसैन जो है कांग्रेस के हैं, धुबरी असम। इन्होंने अपना जो उम्मीदवार था उसको मतलब लगभग ये 10.12 लाख मतों से इन्होंने पराजित किया। ठीक है, इसके बाद जो है इंदौर के शंकर लालवानी हैं। ये जो अपने जो विपक्षी हैं उससे ये लगभग 7.73 लाख वोट अधिक लाए। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, यहाँ पर नोटा जो था वो दूसरे नंबर पर रहा था और जो प्रत्याशी थे जिनको इन्होंने हराया वो तीसरे नंबर पर था। 7.3 लाख वोट से जिनको हराया वो तीसरे नंबर पर था और यहाँ पे नोटा दूसरे नंबर पर रहा, शंकर लालवानी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रकीबुल हुसैन जो है ये 10.5 लाख से अधिक वोट से लगभग ये जीता है। अगला देखते हैं लोकसभा समान निर्वाचन 2024 में सबसे कम मतों से विजय होने वाली उम्मीदवार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्र दत्ताराम बायकर शिवसेना के। ये सबसे कम अंतर लगभग ये 48 मत से ये विजय हुए थे। अगला देखते हैं जून 2024 में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद गठित लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार में पूर्व की सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे किस राजनेता को चुनाव जीतने के बाद भी मंत्री नहीं बनाया गया? तो इसमें मंत्री नहीं बनाया गया किनको? ये अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया गया कोई भी। अगला देखते हैं जून 2024 में संपन्न विधानसभाओं के चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव नहीं हुए? कहाँ के लिए जो विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था जून 2024 में? तो ये हो जाएगा मेघालय। मेघालय का नहीं हुआ था, बाकी सिक्किम का हुआ था, अरुणाचल का हुआ था, उड़ीसा का हुआ था। अगला देखते हैं अप्रैल जून 2024 में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव के बाद राज्यों में बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में मिलान करना है। तो सिक्किम का ये पवन कुमार चामलिंग दिया हुआ, ये नहीं, पवन कुमार चामलिंग नहीं होंगे बल्कि प्रेम सिंह तमांग होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिक्किम का जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग है। अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू सही है, उड़ीसा का मोहन मांझी सही है, आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू सही है। तो यहाँ पे प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे सिक्किम के। निम्नलिखित राजनीतिज्ञों के नाम पर विचार कीजिए। केवी सिंहदेव, परविदा और अरुणा साहू, जगदीश देवड़ा, दिया कुमारी किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री के उपरोक्त में से कितने किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं? तो कितने उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं? तो ये सभी पांचों जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं। जैसे दिया कुमारी राजस्थान के हैं उप मुख्यमंत्री और केवी सिंहदेव प्रभाती परिदा है ये उड़ीसा में मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं। केवी सिंहदेव और प्रभाती उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अरुण साव जो हैं छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री बने हैं और जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो केवी सिंहदेव उड़ीसा, प्रभाती परिदा उड़ीसा, अरुण साव छत्तीसगढ़, जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश, दिया कुमारी राजस्थान। तो सभी पांचों उप मुख्यमंत्री हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सत्तासीन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार में नियुक्त मंत्रियों के संदर्भ में कौन सा जुर्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ये सुमेलित नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री इनको है, मतलब ये मिला है शिवराज सिंह चौहान को। और पीयूष गोयल जो हैं ये वाणिज्य मंत्री हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। जलवायु परिवर्तन उपलब्धि सूचकांक CCPI 2024 में भारत का कौन सा रैंक है? जलवायु परिवर्तन उपलब्धि सूचकांक, तो इसमें भारत 7वां नंबर पर है। जर्मन वाच जो होता है उसका ये रिपोर्ट होता है, 7वां नंबर पर भारत है। पर्यावरणीय उपलब्धि सूचकांक 2024 में भारत का रैंक, पर्यावरण उपलब्धि में भारत का रैंक है 176वां। पर्यावरण उपलब्धि सूचकांक 2024 में भारत का रैंक है, उपलब्धि सूचकांक में भारत का रैंक है 176। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही है? नहीं है। तो कहा गया कि यह सूचकांक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन द्वारा जारी किया जाता है। तो ये क्वेश्चन सही नहीं है।
ये जो वैश्विक लैंगिक सूचकांक है ये WEF जारी करता है। WEF विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। तो यही क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। वैश्विक लैंगिक सूचकांक में भारत का रैंक 129वां है, ये सही है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पर है, ये भी सही है। दक्षिण एशियाई देशों में इस सूचकांक में भारत का रैंक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका के बाद 5वां है, ये भी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। विकसित देशों का समूह G7 का शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपुलिया में फसानो में बोर्गो एंडिनिया में संपन्न हुआ। G7 का यह कौन सा शिखर सम्मेलन था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये G7 का कौन सा समिट था? ये 50वां समिट था। कहाँ हुआ? अपुलिया, फसानो में। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो पूर्व IPS अजीत डोभाल को तीसरी बार, ये तो सही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, सही है। उनकी नियुक्ति 4 जून 2024 से प्रभावी है। उनकी नियुक्ति 4 जून 2024 नहीं, जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन से नहीं, ये 10 जून को इनको फिर से बनाया गया था, 6 जून के, मतलब 6 दिन के बाद। उनकी नियुक्ति अग्रिम आदेशों तक या प्रधानमंत्री मोदी के पद पर बने रहने तक की अवधि जो भी कम हो के लिए की गई है, ये सही है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो ये भी सही है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं, इसमें हमारा बी जो ऑप्शन है वो गलत है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है। सही कौन सा है ये देखना है। तो PK मिश्रा, ये तो प्रधान सचिव बने, ये सही है। PK मिश्रा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, ये भी सही है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद पर PK मिश्रा का कार्यकाल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने या अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले होगा, ये भी सही है। यह नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित है, तो ये भी सही है। तो यह नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित है, तो ये सही है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर हमारा। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पृथ्वी के गर्म होने में नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान है, तो गर्म होने में तो नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान गर्म होने में नहीं है। वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा का ओजोन परत पर कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ता। ओजोन पर तो इसका प्रभाव पड़ता है, तो ये गलत स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का वातावरण ओजोन की परत पर कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत स्टेटमेंट है। करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है चाइना, ये हमने पहले भी चर्चा किया। भारत दूसरा नंबर पर है। अमेरिका यहाँ पे तीसरा नंबर है। ब्राज़ील 5.3 और रशिया 4.6। हालांकि प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन, उसमें भारत का जो है परसेंटेज वो 0.6 है। रशिया का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन 33%। ठीक है, सॉरी 33 है ये उसका उत्सर्जन प्रति व्यक्ति। अगला देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव अधिक घातक होता है। तो घातक तो होता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव अधिक घातक है। नाइट्रस ऑक्साइड के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के बारे में निम्न में से कौन सा जुग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो चीन 4.3 किलोग्राम N2O प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के साथ सबसे ज़्यादा है, तो ये नहीं है। भारत 0.8, अच्छा ये हमने 0.6 कहा, यहाँ पे 0.8 है, ये 0.8 kg प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है यहाँ पर। ठीक है, भारत का। संयुक्त राज्य अमेरिका का है 1.7 और रशिया का है 3.3 सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है चिनाब नदी पर। अगला देखते हैं, नेट UG प्रश्न पत्र आउट हो जाने तथा राष्ट्रीय परीक्षण संस्था NTA में व्याप्त खामियों की जांच करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे किसकी अध्यक्षता में गठित की गई। तो इसको हम देखते हैं, इसमें कहा गया है नेट UGC में प्रश्न पत्र आउट हो जाने पर राष्ट्रीय परीक्षण संस्था में खामियों की जांच करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित की गई?
तो इसमें क्या है कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधा कृष्णन की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधा कृष्णन। अगला देखते हैं, और इसमें जो है रणदीप गुलेरिया जो है एम्स के हैं, वो पूर्व निदेशक वो रहे हैं इसमें, और बीजी राव कुलपति हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन जो अध्यक्षता है वो के राधा कृष्णन की है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विचार करना है तो नालंदा विश्वविद्यालय की अवधारणा भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 2006 में बिहार विधानसभा को संबोधित करते हुए दी गई थी 2006 में। तो ये बहुत सही है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं, और ऑप्शन क्या दिया हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है तो भारत के अतिरिक्त 17 देश ने योगदान दिया। स्थापना में 17 अतिरिक्त देशों ने योगदान दिया, ये भी सही है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अमित सेन नालंदा विश्वविद्यालय के पहले चांसलर थे, तो ये भी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय के पहले चांसलर अमर सेन थे। नालंदा विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है, नहीं, ये राजगीर में स्थित है। तो 1, 2, 3 हमारा सही होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 के बारे में विचार कीजिए, और इसमें कौन सा कथन असत्य है ये कहा जा रहा है। यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है तो इसको देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 जून 1824 से लागू हो गया है, असत्य हमें ढूंढना है। तो जून 18 जून 2024 से लागू हो गया पोस्ट ऑफिस अधिनियम, तो ये सही है। 18 जून से लागू हुआ है पोस्ट ऑफिस अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा 125 वर्ष पुराने पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1898 को निरसन किया गया, ये बहुत सही है। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 था, इसका निरसन किया गया है। अधिनियम की धारा 9 के तहत देश की सुरक्षा, विदेशों के साथ मित्रवत संबंध, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, आपातकाल आदि के आधार पर केंद्र सरकार के अधिसूचित किए जाने पर कोई भी डाक खोली या रोकी जा सकती है, ये भी सही है अधिनियम धारा 9 के तहत। तो फिर यही बचा जा रहा है, डी ऑप्शन जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन, डाकघर के कर्मचारियों को किसी डाक के खो जाने, गलत पते पर पहुंचाने, नष्ट हो जाने के लिए दंडित किया जा सकता है, ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम जो है 18 जून 2024 को लागू हुआ। 1898 का अधिनियम को निरस्त किया गया, और धारा 9 के तहत विदेशों के साथ मित्रवत संबंध आदि के बारे में यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। तो भारत, अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में मैरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। मैरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया गया है, कहाँ पर, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। अगला, वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो WEF जारी करता है, ये हमने पहले देखा था। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो वैश्विक लिंग मूलक अंतराल पहली बार 2006 में WEF जारी करता है, तो ये सही है। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 146 देशों में 129 है, ये भी सही है, हमने चर्चा किया था। अगला देखते हैं, स्वास्थ्य एवं जीवित रहने के मामले में भारत ने 95.1% लिंग मूलक अंतराल तथा शिक्षा प्राप्त करने के मामले में भारत ने 96.4 लिंग मूलक अंतराल को पाट दिया है। तो स्वास्थ्य और जीवित रहने के मामले में 95% लिंग अंतराल को खत्म किया गया है, और शिक्षा में 96%। तो ये सही स्टेटमेंट है। तो हमारा जो गलत होगा, इसमें गलत हो जाना चाहिए सी नंबर। इसमें 6 सूचकांक की जगह पर 4 सूचकांक जो है इसमें शामिल होते हैं, और 4 जो सूचकांक है वो कौन है, शिक्षा, आर्थिक सहभागिता, राजनीतिक सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहभागिता और राजनीतिक सशक्तिकरण। शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता मतलब आर्थिक सहभागिता, और सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक क्या है, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक निकाय है। अगला देखते हैं, प्रमोटिंग अ रिजोल्यूशन टू तिब्बत चाइना डिस्प्यूट अधिनियम 2024 किस देश के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। किस देश के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया इसको, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से मार्ग का पर्शियन गल्फ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम उत्पाद तथा LPG गैस के
यूरोपीय देशों तथा उत्तरी अमेरिका देशों को निर्यात किए जाने का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सुएज नहर और श्यूमेड पाइपलाइन, ये दोनों सही है। श्यूमेड पाइपलाइन ये भी सही है। तो कौन से मार्ग का पर्शियन गल्फ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पाद तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस के यूरोपीय देशों और उत्तरी अमेरिकी देशों को निर्यात किया जाने का उपयोग किया जाता है? तो सुएज नहर और श्यूमेड पाइपलाइन हो जाएगा। विकसित देशों के समूह G7 के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है। तो रूस G7 का सदस्य है? नहीं, ये G7 का सदस्य नहीं है। ये 2014 में इसकी सदस्यता स्थगित कर दी गई थी जब इसने क्रीमिया पर अटैक किया था। ठीक है। G7 का गठन 1973 के पेरिस में विकसित देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक में लिया गया निर्णय से किया गया था। ये सही है। 1973 ईस्वी में G7 का गठन किया गया था। यूरोपीय संघ G7 का हिस्सा है? ये यूरोपीय संघ G7 का हिस्सा है, तो ये सही है। यूरोपीय संघ G7 का हिस्सा है। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन अपुलिया में हुआ, ये सही है। समाचारों की सुर्खियों में रहा अल फसीर शहर किस देश में है? तो अल फसीर शहर ये है सूडान में। अल फसीर शहर सूडान में है। अगला देखते हैं, समाचारों की सुर्खियों में रहा होराइजन 2047 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो होराइजन 2047 भारत और फ्रांस के सामरिक सहभागिता का 50वां वर्षगांठ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 50वां साल ये होराइजन 2047 जो है भारत फ्रांस के जो 50 साल रिलेशन को हुए हैं उसको लेकर यहाँ पे ये सुर्खियाँ बनी हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, समाचारों की सुर्खियों में रही ग्वांटानायो खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ग्वांटानायो खाड़ी ये कहाँ है? क्यूबा में है। क्यूबा में है ग्वांटानायो खाड़ी। ठीक है। अगला देखते हैं, क्यूबा। ठीक है, ग्वांटानायो खाड़ी। निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पसंद या चुनने का अधिकार और सुने जाने का अधिकार। क्या कहा जा रहा है? शिकायतों के निपटारा किए जाने का अधिकार, शिकायतों का निपटारा किए जाने का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। उपरोक्त में से कितने अधिकारों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में शामिल किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में शामिल किया गया। तो देख लेते हैं, उपभोक्ता का शिकायत रहेगा तो उसका निपटारा होगा ही। उपभोक्ता जागरूकता हो उसका अधिकार है, शिकायत का निपटारा किया जाना चाहिए, तो ये तीनों तो होना ही चाहिए। अगला, सुरक्षा का अधिकार है ही उपभोक्ता को, सूचना पाने का भी अधिकार है उपभोक्ता को, पसंद चुनने का भी अधिकार होगा, सुने जाने का भी अधिकार होगा। तो इस तरह से इसका आंसर सभी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने करंट अफेयर्स जो प्रतियोगिता दर्पण के हैं और इसमें जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सभी का हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कशन कर लिया है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।